उपेंद्र कुशवाहा 2020 में अलग थे, दलित भी अलग थे, क्योंकि चिराग पासवान अलग थे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, आपने नहीं बनने दिया, तो निश्चित रूप से ये दोषारोपण तो आप कर सकते हैं, क्योंकि निशांत के आ जाने के बाद जदयू एक बार फिर से जीवित हो जाएगी और कौन नहीं चाहेगा कि जदयू अपनी ताकत के साथ बिहार के राजनीति में पैवस्त रहे। और दोनों ने जो प्रदर्शन किया था उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था। इस बार नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि वो किसी तरह का कोई समस्या ना हो जिससे कि वो और नीचे जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से एक ट्वीट होता है या फिर कोई बयान आता है और हड़कंप मच जाता है। इतने नाजुक रिश्तों पर 2025 के चुनाव में आखिर दोनों ही गठबंधन कैसे फतह करेंगे किला, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब जब आप खोजने जाइएगा तो खो जाइएगा, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में सबसे बड़ा जो परेशानी है, संशय है या फिर असमंजस की स्थिति है, वो सीट शेयरिंग का है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट के बाद से दोनों ही गठबंधन आत्ममंथन कर रहे हैं। दोनों गठबंधन में अपने अपने विशेष सर्वे भी कराए गए हैं, इंटरनल सर्वे कराए गए हैं, और उसके बाद से सभी चुप है। लेकिन कई दल मुखर भी हैं। अब सबसे बड़ी सवाल है कि आज हम भीतर की बात में आपके सामने जो लेकर के आए हैं, उसमें हमने कल आपको बताया था कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का 2 फार्मूला है, और उन दोनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला किसे सूट करता है उसके आधार पर आपसी सहमति बनाई जाएगी। लेकिन ये सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या एनडीए की जीत और मुख्यमंत्री के फीस, इन दोनों पर असमंजस है? हालांकि दूर दूर तक जो बातें हो रही हैं उससे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में भी यह बात नेक टू नेक फिनिश जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन को एज दिखाया जा रहा है, यानी उसकी सरकार बन सकती है। बिहार की जनता को फैसला करना है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला तो गठबंधन के साथियों को करना है। जिसको बहुमत आएगा मुख्यमंत्री का चेहरा उसी गठबंधन से होगा या उस दल से होगा। तो कहीं अगर दल की बात आती है तो वहां तो क्लियर है कि वहां किसी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन 122 से अधिक सीटें जीत करके कोई दल आ जाए, ये दूर दूर तक संभावनाएं नहीं लगती हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौते में आपको उतनी सीटें मिलेंगी ही नहीं। दोनों गठबंधन की तरफ अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले एनडीए गठबंधन की बात कर लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। डोमिनेट तो आरजेडी को ही करना है, अंततोगत्वा कांग्रेस को भी हाथ खड़ा कर लेना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसकी भी परिस्थितियां लगभग बन गई हैं। और जिस तरह का सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है कि वो महागठबंधन को छोड़ करके किसी और गठबंधन या अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि उसको मिलना कुछ नहीं है, बदले उसका नुकसान तो होगा ही होगा। और तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के जाने और रहने से नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत का अंतर जरूर पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से नजर आ रहा है उसमें फैसला अब करना किसको है, तो नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़ा कर दिया है। आप लोगों को जो उचित लगता है वो कर लीजिए। बहुत मंथन हो गया, बहुत तरह की बात हो गई, हम एक साथ बैठ करके बिहार भर में घूमे भी, हमने अलग अलग स्तर की बातचीत भी की, लेकिन वो मामला जो है वो सुलझ नहीं रहा है और उलझता जा रहा है। इससे अच्छा होगा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बैठ करके ये फैसला कर लें। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। वो रणनीति क्या है कि आपको पता है कि पिछले 2020 के चुनाव में 2 तो इसमें से कम बहुत बड़े फैक्टर थे एनडीए गठबंधन को इतनी कम सीटें आने के पीछे। चिराग पासवान ने भी प्रदर्शन किया था, 140 के आसपास सीटों पे लड़े थे। वहीं 120 के आसपास सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े थे, उन्होंने भी एक गठबंधन बनाया था। चिराग पासवान अकेले दम पे लड़े थे और दोनों ने जो प्रदर्शन किया था उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था। इस बार नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि वो किसी तरह का कोई समस्या ना हो जिससे कि वो और नीचे जाए। वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जो चल रहा है वो भले ही ऊपर ऊपर सब कुछ आपको ठीक ठाक नजर आ रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जो घमासान है, कभी भी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और नेता भगदड़ की स्थिति में अपने अपने लिए, जैसे आप देखे होइएगा कि जब बाढ़ आता है तो इतना तेजी से आता है कि आप अपना सामान भी नहीं उठा पाते हैं। स्थिति वही लगभग जदयू में है, क्योंकि आपको पता है
कि निशांत की एंट्री होने वाली थी और इस एंट्री पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया गया है। उसको बड़ी मजबूती के साथ ऐसा पैकअप कर लिया गया है कि जिससे कि निशांत की एंट्री ना हो सके। और ये किसने किया है ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए जानने का, क्योंकि निशांत के आ जाने के बाद जदयू एक बार फिर से जीवित हो जाएगी और कौन नहीं चाहेगा कि जदयू अपनी ताकत के साथ बिहार की राजनीति में पैवस्त रहे। खैर, इन सारी बातों की चर्चा हम करने आए नहीं हैं, हम चर्चा करने आए हैं कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें दोनों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब फैसला जो है वो करना है इन दो लोगों को। अब इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे कमजोर कड़ी कहां थी। 125 सीटें तो आ गई थी। 125 सीटें आने के बाद एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाया था और 110 सीटें लेकर के आने वाली 115 के आसपास सीटें आ गई थी। सबको जोड़ करके देख लिया जाए तो 7 सीटों की कमी रह गई थी और उसी के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। दोष किसी पर भी लगा दीजिए, आप कह दीजिए कि 70 सीट लेकर के कांग्रेस ने नहीं कराया, तो कांग्रेस को आपने सीटें कैसी दी थी ये भी ध्यान में रखिएगा। अब इन सभी बातों को लेकर के आपने अभी 2024 में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 9 सीटें दी। आपसे खराब प्रदर्शन तो नहीं किया है, उसने भी अच्छे खासे सीट जीते हैं, आपसे नेक टू नेक फिनिश किया है। तो यहां कहा जाए कि आपने 23 सीट लेकर के बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था आपने नहीं बनने दिया, तो निश्चित रूप से ये दोषारोपण तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट है उस फैक्ट पर अगर आप देखना शुरू कीजिएगा, उस पर चश्मा लगाइएगा, तो आपको एक चीज नजर आ जाएगा कि वास्तविकता यह है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग के समझौते लगभग फाइनल स्टेज में है। और अगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात मान ली जाए, उनको मौका दे दिया जाए, तो एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं रास्ते निकल सकते हैं। और इस रास्ते को निकालने के लिए दोनों ने, इनफैक्ट कहिए तीनों ने, अपने अपने हिसाब से अपनी यात्रा और अपनी रणनीति शुरू कर दी है। आपको मालूम होगा कि मगध और शाहाबाद का क्षेत्र सबसे कमजोर कड़ी रहा है एनडीए गठबंधन के लिए, और इसी क्षेत्र में ये तीनों अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। इस पकड़ बनाने के लिए इन तीनों ने रैलियां भी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने 2 रैली की है मगध और शाहाबाद में, वहीं 2 रैली चिराग पासवान ने भी किया है। जीतन राम मांझी तो लगातार छोटे छोटे स्केल पे लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और वो भी अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। इन सबको लेकर के ये 62 सीटें बहुत अहम हैं। इन 62 सीटों का जो समीकरण है, उस समीकरण में आप अगर देख लें तो पूरी तरह से फ्लैट नजर आई थी इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन को 2024 में भी और 2020 में भी दोनों जगह जबरदस्त मात मिला। चलिए हम 2020 में मान लेते हैं कि इन दोनों ने, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने मिल करके आपको हरा दिया, इन लोगों के कारण आपकी सीटें कम हो गई। लेकिन 2024 में तो ये सब थे, फिर भी आप हार गए। तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटजी में कोई कमी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने उसको धीरे से इशारा किया है, उसकाया है, और उसका करके बता दिया है कि आखिर आपके हार का कारण क्या था। अभी अभी आपने देखा होगा एक निजी चैनल के इंटरव्यू में पवन सिंह खूब तारीफ कर रहे थे तेजस्वी यादव की। अब उस पर कितने मीम बन रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। तो खैर, हम उनके नॉन पॉलिटिकल होने की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में उनको अभी बहुत कुछ सीखना भी है। हालांकि उन्होंने हरा तो दिया, एनडीए गठबंधन की एक सीट नहीं बल्कि एक के कारण कई सीटों की कमी कर दी। 9 सीटें हार गई है 2019 की अपेक्षा एनडीए गठबंधन, और इसमें अधिकांश सीटें इस मगध और शाहाबाद की हैं। इन सीटों को अगर गौर से आप देखें तो एक बात आपको साफ साफ नजर आ जाएगी कि ऐसी जगहों पे इस तरह की जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के बनने के पीछे का कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण यह था कि इसमें आप औरंगाबाद से हम उठाते हैं, जिसको कहा जाता था कि वो चित्तौड़गढ़ है, राजपूतों का गढ़ है। यहाँ कोयरी समाज ने ध्वस्त कर दिया इस किला को। असर आपको अच्छी तरह से पता है कि पवन सिंह के खड़ा होने के चलते इसका असर पूरे शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में पड़ा, और इसका परिणाम काराकट तक पहुंच गया। काराकट में वो चुनाव लड़े थे और काराकट में एनडीए गठबंधन हार गई, जबकि वहां से जीतने वाला कोयरी ही था। लेकिन जो एनडीए गठबंधन को राजपूतों का वोट मिलता था, वो वोट तो उन्होंने काट लिया। तीसरे नंबर पर फेंका गई एनडीए गठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा वहां से हार गए। बात बक्सर की करें तो बक्सर में भी राजपूतों को लगा कि पवन सिंह के साथ अन्याय हो रहा है,
और उन्होंने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया, क्योंकि एनडीए गठबंधन से उनके टिकट मिलने की अपेक्षा लोग कर रहे थे। हालांकि उनको टिकट मिला था, पश्चिम बंगाल में उनको चुनाव लड़ाया जा रहा था, निश्चित रूप से वो बात हुई होगी तभी टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने वहां से टिकट वापस कर दिया और आकर के निर्दलीय लड़ गए। इसके पीछे भी बड़ी कहानी कही जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने के चक्कर में पूरी एनडीए गठबंधन ही कमजोर हो गई। किसने बीज बोया, किसने क्या किया, यह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आरा में भी बड़ी बुरी स्थिति हो गई। सासाराम वो भी हाथ से निकल गया आपके। औरंगाबाद, सासाराम, काराकट, आरा, बक्सर, ये सब आपके हाथ से निकल गया और साथ साथ जहानाबाद भी आपके हाथ से निकल गया। तो निश्चित रूप से ये समीकरण कहीं ना कहीं राजपूत और कोयली के बीच का टसन था, जिसको लेकर के डूब गया। इस बार इस समीकरण को बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक एस्पेक्ट था दलितों का भी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 2020 में अलग थे, दलित भी अलग थे, क्योंकि चिराग पासवान अलग थे। तो 2024 में तो ये दोनों साथ में थे, फिर भी ये स्थिति उत्पन्न हुई। उसके पीछे कारण था कि कहीं ना कहीं एक मजबूत गढ़ है, जो शाहाबाद और मगध का क्षेत्र है, वो महागठबंधन का। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोग क्या फैसला करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम बात किशनगंज के भी कर सकते हैं, कटिहार के भी कर सकते हैं, पूर्णिया के भी कर सकते हैं, पाटलिपुत्रा के भी कर सकते हैं। तो पाटलिपुत्रा भी आरा से सटा हुआ है और जहानाबाद से भी सटा हुआ है, इसलिए यहां भी असर वो हुआ। लेकिन पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इन तीन जगहों पर परिस्थितियां कुछ अलग थी। उसके हार का दूसरा कारण था, किशनगंज तो आप पहले भी हारे थे, इस बार भी हारे। आपके हाथ से पूर्णिया निकल गया, उसमें भी आपको मालूम होगा कि कौन चुनाव लड़ा था। पूर्णिया में कुशवाहा हार गए। तो यानी कि एनडीए गठबंधन का कुशवाहा वाला फैक्टर टूटा था। और ये फैक्टर क्यों टूटा था? दो कुशवाहा के बड़े नेता आपके साथ थे। एक सम्राट चौधरी जो दिन रात एक किए हुए थे, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा स्वाभाविक रूप से कुशवाहा के नेता हैं। उसके बाद भी कुशवाहा आपके यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे के यहाँ से जीतता हो। अब आप ये कहिएगा कि रमेश कुशवाहा की पत्नी कैसे जीत गई? तो रमेश कुशवाहा का अपना जनाधार है, परिस्थितियां वहां दूसरी थी, उसको आप अलग से देखिए। लेकिन जो परिस्थिति इधर बनी, उस परिस्थिति में संतोष कुशवाहा भी हार गए। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो मगध और शाहाबाद में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अपना 62 सीटों पे समीकरण साधना शुरू कर चुके हैं। फॉर्मूला पूरी तरह से सेट हो गया है। चिराग पासवान ने कहा है और लगातार उनके जो समीकरण आ रहे हैं, हमने सीटों की बताई है कि कौन कौन सी सीट पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहां तक कि चिराग पासवान अपना बहुत कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। यदि एनडीए गठबंधन और उनकी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है और परिस्थिति बनती है कि चिराग पासवान यदि चुनाव लड़े तो उससे फायदा हो जाएगा, तो वो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात उपेंद्र कुशवाहा की कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमने खबर में आपको बताया भी था कि अगर एनडीए गठबंधन चाहता है, उनको सम्मानजनक सीटें देता है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हैं और मेहनत भी उतना ही वो कर रहे हैं। बात जीतन राम मांझी की करें तो जीतन राम मांझी का आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि उनके समाज के लोग उनके साथ खड़े नजर आएंगे जब वो मेहनत कर रहे हैं। और अति जो कहा जाता है कि महादलित समाज है, उस समाज में उनकी पकड़ मांझी समाज में है। 2% वोट है, उसमें से अधिकांश वोट वो अपने तरफ ले करके आएंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब सबसे जरूरी यह है कि सीटों का समझौता कैसे होगा, कैसे सीट शेयरिंग का समझौता किया जाएगा। हमने आपको कल भी बताया था कि सीटों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा 19-20 करके सबको संतुष्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को नीचे ग्राफ लेके आना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने 2015 में ऐसा किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब लड़े 2005 या 2010, तो अधिक सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन जब जैसे ही वो आए लालू प्रसाद के साथ, तो उन्होंने अपनी सीटें घटा दी और 101 सीट पे लड़े थे। दोनों 101 और 101 बराबर सीट पे लड़े थे। 41 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी। अब जनता दल यूनाइटेड को 100 से 101 सीट देने के लिए तीनों की तिकड़ी जो है, अगर अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करती है और तीनों बैठ करके तीनों बार बार ये कह रहे हैं कि हम तीनों एक रीढ़ है, बैकबोन है,
और हमारे बिना एनडीए गठबंधन की जीत संभव नहीं है। और ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि कैसे उनकी 5 साल सरकार चली है और इस बीच में उनको पाला भी बदलने की जरूरत पड़ी है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 100 सीटों के आसपास, उसमें 1 सीट कम या 1 सीट ज्यादा हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें थोड़ी घटानी पड़ेगी, 90 से 95 सीटें उनको लड़नी पड़ेगी। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 74 सीटें जीत करके आई है और 78 सीट उसके पास ऑलरेडी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपनी सीटें घटाएगी, क्या ये मान लिया जाए? तो निश्चित रूप से आगे की रणनीति के लिए और एनडीए गठबंधन सत्ता में आए, इसके लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग 40 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कल ही हमने आपको बताया कि वो 30 पर भी मान सकते हैं, लेकिन शर्तें उनकी होगी। उनकी शर्तें ये होगी कि उनको जिस जगह जिन 62 सीटों पे समीकरण नहीं बैठ रहा है और एनडीए गठबंधन पिछड़ रही है, उन 62 सीटों में से अधिकांश सीटें ये तीनों मिलकर के डिस्ट्रीब्यूट करें और यहां कोई डोमिनेट न करे। जिन जिन सीटों पे उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, और इसमें कई सीटों के मजबूत उम्मीदवार हमने आपको बता दिए हैं, मगध से लेकर के शाहाबाद तक चिराग पासवान के पास ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो चुनाव के परिणाम को पलट सकते हैं। ये मादा वो रखते हैं, जमीनी पकड़ भी है, हर तरह से कैपेबल भी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो 28 से 30 सीटें, कम से कम 28 और 30 सीटों पे वो इस समीकरण के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जब उनके हिसाब से चीजें तथ्यों को रखा जाए। यही स्थिति हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की भी रह सकती है। 10 से 13 सीटों पे वो चुनाव लड़ सकते हैं, अगर उनके हिसाब से उनको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनके मन मुताबिक सीटें उनको दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग कमोबेश इसी स्थिति में है, 8 से 12 सीटों का उनका भी लक्ष्य है। और अगर ये स्थिति बनती है तो ये तो दूसरे खेमे की बात हमने कर दी एनडीए गठबंधन की, लेकिन दूसरी तरफ आपको महागठबंधन की तरफ भी स्विच करना होगा। महागठबंधन में भी अगर इस समीकरण के साथ एनडीए गठबंधन लड़ती है, तो राष्ट्रीय जनता दल को भी अपने जगह से नीचे उतरना होगा और उनको समझना होगा कि आखिर वो क्या करेंगे। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को ही अपना कई स्टेप पीछे घटा सकता है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को 130 सीटों पर 120 से 130 सीटों पर लड़ना होगा। कांग्रेस को 70 नहीं बल्कि 60 सीटों पे आकर के टिकना होगा, 10 सीटें उसकी भी घटेंगी। इसके अलावा लेफ्ट को 30 से 35 सीटों के बीच में आना पड़ेगा। लेफ्ट का प्रदर्शन अच्छा हुआ था, इसलिए उनको थोड़ा सा सीट बढ़ाया जा सकता है, जिसमें या तो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस जो सीटें छोड़ रही हैं उन सीटों में से एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा वीआईपी को 15 सीटें दी जा सकती हैं, हालांकि उनका डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 15 सीटें उनको दी जा सकती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लगातार आप देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के टच में है, उनके कार्यक्रमों में भी जाने लगे हैं और अब तो वो भी इनके कार्यक्रम में, इनके आंदोलन में, इनके प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तो इनको भी 3 सीटें देने की, 3 से 5 सीटें देने की बात चल रही है। हमने कई बार आपको बताया है। सबसे बड़ा फैक्टर जो बन करके आ रहे हैं वो आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी, आईपी गुप्ता की पार्टी, जो कि काती तत्वा की पार्टी है। इस पार्टी पर बहुत पैनी नजर एनडीए गठबंधन की है। बात इस तरह की हो रही है कि जब जब चिराग पासवान को लेकर के कोई बात होती है, तब तब आईपी गुप्ता का ग्राफ जो है बढ़ता है और उनकी संभावनाएं एनडीए गठबंधन की तरफ ज्यादा झुक जाती है। तराजू के ऐसे पलड़े पर बैठे हैं आईपी गुप्ता, जहां दोनों तरफ उनको लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके पास जो वोट बैंक है वो निठा वोट बैंक है। निठा वोट बैंक का मतलब होता है जहां ही कहेंगे वहीं वोट पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता को 5 से लेकर के 8 सीटें तक देने की बात चल रही है। दोनों गठबंधन के समीकरण हमने आपको बता दिए। अब यहां जातीय समीकरण आपको समझना पड़ेगा कि 2020 से लेकर के 2024 तक ये 2 चुनाव आखिर एनडीए गठबंधन के विरोध में क्यों गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें यादव और मुस्लिम का समीकरण बहुत जबरदस्त है। इस समीकरण को भेदने में आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें एनडीए गठबंधन को सफलता मिली थी। और समीकरण क्या था? समीकरण इन 5 पांडवों का समीकरण था, जो 2024 के चुनाव के बाद तुरंत आए थे और उसका बदला उन्होंने उपचुनाव के 4 सीटों पे ले लिया था। इन्हीं क्षेत्रों की 4 सीटें खाली हुई थी, जिसमें उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ था। चारों की चारों सीट जीत करके आए थे। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी,
एक सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जीती थी और एक सीट नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जीती थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान किसी भी सीट पर नहीं लड़े थे, लेकिन मेहनत उन्होंने कम नहीं किया था। यही चिराग पासवान का कहना भी है कि एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, सिंबल किसी का भी हो, लेकिन पांचों मिल करके उसके लिए मेहनत करें और उसे जिताने के हर संभव प्रयास करें। ऐसा उम्मीदवार हो जिसके अपने भी वर्चस्व हो, अपने भी समाज में अच्छी पकड़ हो और अपने दम पर भी कम से कम 15 से 20,000 30,000 वोट लेकर के आए। उसके बाद गठबंधन के लोग उसका सहयोग करके उसे चुनाव में जिताए। इसके अलावा आपको बता दें, कोयरी और कुर्मी का समीकरण अगर ये इंटैक्ट रहे, जो 2024 में नहीं दिखे थे लोकसभा चुनाव में, 2024 के उपचुनाव में ये 7 नजर आए थे। अगर ये इंटैक्ट रहते हैं तो एनडीए गठबंधन को इसका फायदा हो सकता है। इनके बिखराव में कहीं कोई जगह नहीं है। वहीं दलित और महादलित की बात करें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक साथ जब आ जाएंगे तो ये वोट भी कहीं नहीं जाएगा। ये भी बात आप गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा देखा गया है और 4 सीटों के उपचुनाव में भी ये फलित हुआ है। इसके अलावा बात करें हम भूमिहार और राजपूत की, तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर होता है। भूमिहार समाज के लोग राजपूत समाज से विद्रोह की स्थिति में रहते हैं, राजपूत समाज भूमिहार समाज के विद्रोह में रहते हैं। और ये सवर्ण समाज का ये 2 ऐसी जातियां हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध में वोट करती है। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन इनको समझाने में सफल रहा तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है और इन 62 सीटों पे काम हो सकता है। इसमें 2 बातें समझनी होगी आपको। एक तो भूमिहार और राजपूत, इन दोनों को साधने की कोशिश चिराग पासवान भी कर रहे हैं। वहीं यादवों का एक बड़ा समूह चिराग पासवान के साथ जुड़ा हुआ है, जो चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में आता हुआ देख रहा है। तेजस्वी यादव से ज्यादा उनको मान वैल्यू दे रहा है और इस समाज के लोग इस बार गेम पलटने की तैयारी कर रहे हैं। कई यादव नेताओं का हमने जिक्र पहले किया है। यदि आप भारत लाइव देख रहे होंगे, रेगुलर दर्शक हैं, तो आपने देखा जरूर होगा। नहीं देखे हैं तो पीछे खबरों में जाकर देख सकते हैं कि 10 ऐसे यादव नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ लगे हुए हैं। तो एक तरफ यादव और मुस्लिम के समीकरण में सेंधमारी और दूसरी तरफ भूमिहार और राजपूत को अपने पास बांध करके रखना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के जो जातीय समीकरण साधने की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी रही है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण और कायस्थ ये भी एक अलग स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ते हैं और ये एनडीए गठबंधन को वोट करते हैं। बस इनको करना क्या है कि घर से बाहर निकालना है जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन। ये बड़ी आलसी होते हैं, वोट देने में थोड़ा कोताही बरतते हैं, तो इनको पोलिंग बूथ तक ले करके जाने की जिम्मेवारी गठबंधन की होगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से, और चिराग पासवान के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सवर्ण समाज की बहुत ज्यादा नजदीकी जो है वो जदयू से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से है जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम करती नहीं है। ऐसे में एक जोश भर करके युवाओं को जोश में ला देंगे अगर चिराग पासवान, तो निश्चित रूप से ये फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर एबीसी का है। एबीसी समाज के अधिकांश जातियां, जो 100 से अधिक जातियां हैं, उन जातियों को साधने का काम ये एनडीए गठबंधन करेगा, क्योंकि ये पहले से ही जो ओबीसी हैं, यादव हैं, उनसे प्रताड़ित है। हम प्रताड़ित इसलिए कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि यादव समाज डोमिनेट करता है, और जब वो डोमिनेट करता है तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, इनको डर लगता है। ये छोटे छोटे क्लस्टर में हैं, इन जातियों की संख्या छोटी छोटी है, कहीं 5 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, और इस संख्या को लेकर ये डरे हुए भी रहते हैं। इसलिए इनको हिम्मत देना होगा और बताना होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको भी प्रतिनिधित्व देंगे। और इस समाज के अधिकांश जातियों को यदि प्रतिनिधित्व दिया जाए विभिन्न सेक्टरों में, जैसे अभी आयोग का गठन हुआ, जातियों को साधने की कोशिश की गई, उसी तरह से इनको अलग अलग जगहों पे सेट किया जाए और इनको भरोसा दिलाया जाए कि आप उसके साथ हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा मिल सकता है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग के समझौता के साथ ये समीकरण भी साधना होगा, तभी जाकर के परिस्थितियां बदल सकती हैं। और ये करेगा कौन? तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी, जो 62 सीटों का ये पूरा ब्लॉक है, मगध का और शाहाबाद का, इसमें एक नया परिवर्तन कर सकते हैं, अधिक सीटें जीत करके, और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाना सुनिश्चित कर सकते हैं। आंकड़े आपके सामने हैं,
फैसला आपको लेना है। आप क्या सोचते हैं इस विश्लेषण के बाद? आपने अब तक पूरा विश्लेषण देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक और जिम्मेवारी है कि आप एक नागरिक होने का, बिहार के सच्चे नागरिक होने का फर्ज अदा कीजिए और बताइए कि इस विश्लेषण के साथ साथ आपकी राय क्या है, आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, आपके क्षेत्र में कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसको आप चाहते हैं कि वो जीत करके आए, उसके क्या समीकरण हैं, किस तरह के कार्य वो कर रहे हैं। ये सभी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से आपसे भी मुलाकात करेंगे और उस व्यक्ति से भी मुलाकात करेंगे जो आपका पसंदीदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।